हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की विज्ञान की बुक से चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन के बारे में, उनके प्रबंध, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। राइट, लिखा है ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। यानी समर वेकेशन में बूझो पहेली और बूझो अपने चाचा के यहाँ जाते हैं। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन पहेली और बूझो ने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब बूझो ये जानना चाहता था कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को भोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि भोजन से ही उन्हें ऊर्जा मिलती है। पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हमने पढ़ा है कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। राइट, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित जितने भी सारे और जंतु होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हम जानते हैं कि जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या होता है? पादप होता है, यानी पौधे होते हैं। और ऐसे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, उनसे भोजन प्राप्त होता है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा। राइट, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? तो हम जानते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। राइट, शारीरिक संरचना होती है, वृद्धि होती है। राइट, ओके। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो जो भी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन से जो उन्हें ऊर्जा मिलती है उनका उपयोग वो कहाँ करते हैं? जैविक प्रक्रमों में, जैसे कि पाचन में, श्वसन में एवं उत्सर्जन में इसका यूज़ करते हैं। हम अपना भोजन पौधों एवं अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारे माइंड में आता है, आप भी ये सोच रहे होंगे कि हम सभी को तो भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या तो बहुत है, तो इतने सारे लोगों को भोजन किस तरह से उपलब्ध किया जा सकता है? भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या होती है तो सभी को भोजन मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए कि बड़े स्तर पर जो फसल होते हैं उनका उत्पादन करना चाहिए, फूड का उत्पादन करना चाहिए। राइट, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन होना चाहिए, यानी कि रेगुलर इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, इसका उचित प्रबंधन भी होना चाहिए और वितरण आवश्यक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना फूड का, उसका वितरण भी ज़रूरी होता है ताकि हर किसी को फूड मिल सके। अब पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में। तो कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट है, उसे भी पढ़ लेते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व, यानी जीसस क्रिस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले तक मनुष्य जो थे वो घुमंतु थे, यानी कि मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में घूमते रहते थे और आवास की खोज में भी वो घूमते रहते थे, लेकिन वो ग्रुप में घूमते थे, समूह में घूमते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी शुरू कर दिया। कालांतर में उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा। चावल, गेहूं और दूसरे खाद्य फसलों को उन्होंने प्रोडक्शन उनका करने लगे, यानी उनको उपजाने लगे। ठीक है, इस तरह कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। आपके एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फसल किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं कि जब एक ही तरह के पौधे, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं।
फसलें तो कई तरह की होती हैं, जैसे कि अन्न यानी अनाज के पौधे होते हैं, अनाज की फसलें होती हैं, सब्जियों की फसलें होती हैं, फल की फसलें होती हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब सभी सब्जियां, सभी फसलें तो सभी मौसम में नहीं उगाई जा सकती। बरसात के मौसम में अलग फसल उगाई जाती है और जाड़े के मौसम में अलग फसल उगाई जाती है, गर्मी के मौसम में अलग फसल उगाई जाती है। तो इसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। चूँकि भारत एक विशाल देश है तो यहाँ पर कहीं पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा नमी होती है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, राइट। नॉर्थ की तरफ के जो क्लाइमेट होते हैं वो साउथ से डिफरेंट होते हैं, ईस्ट की तरफ के क्लाइमेट वेस्ट से डिफरेंट होते हैं, राइट। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्नता बहुत होती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। तो अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद यानी क्लाइमेट की जो विविधता है, जो मौसम की विविधता है, उसके बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। एग्जाम्पल में गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। 1.2 आधारिक फसल पद्धतियाँ। अब वो कौन से तरीके हैं जिससे कि फसल को उगाया जाता है? धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो यहाँ पर लिखा है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। तो जब किसान फसल उगाते हैं तो उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी, क्रियाकलाप मीन्स एक्टिविटी सामयिक अवधि में यानी एक लिमिटेड टाइम में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, फिर बुआई की जाती है, खाद एवं उर्वरक दिया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है। फिर उसके बाद जब फसल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनमें छोटे छोटे से पौधे निकल आते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। ऐसे पौधों से फसलों को सुरक्षा किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे कि खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण किया जाता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.3 से। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।